कौन सा व्यक्ति है ठंड कितनी कड़ाके की ठंड में जिसने पूरा पजामा भी डाला हुआ और बनियान में ये झाड़ू लगा रहा है, कौन सा महानुभाव है ये। तो उसने कहा भाई ये दीवाना है आर्य समाज का, कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति है तो उसकी सेवा करनी है, इतनी करनी एक होनी चाहिए। हमने गुरुकुल के माध्यम से 5 शिक्षा देकर ये बच्चों को बताना है कि हम राष्ट्रवादी बना भी रहे हैं और देशभक्त पैदा भी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा स्वाधीनता के लिए 90% क्रांतिकारी अगर हैं वो आर्य समाज से प्रेरित थे। हमने तो जीवन में सब कुछ उन्हीं से सीखा है, महर्षि के विचारों से सीखा है। कोई ऐसी घटना कोई आपने देखी हो? अक्सर लोग कहते हैं जी आर्य समाजी बाहर से आए, आर्य समाज राम को मानता नहीं है, मूर्ति पूजा खंडन करता है, हमारे विरोध में रहते हैं। हम जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। सस्नेह नमस्ते सभी को। पॉडकास्ट में मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्य समाज के लिए अत्यंत ही गौरव और प्रेरणा के क्षण है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के 50 वर्ष होने का शुभ अवसर है। पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने अपने समर्पण, परिश्रम और त्याग से इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। उनसे बातचीत करके उनके अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के बहुत ही कर्मठ सदस्य श्री राकेश कुमार आर्य जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत कौर जी। आपने मुझे आज अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे यहाँ पर आने का। खुशी इस बात की है कि हम बचपन से सोचा करते थे कि हमारा भी कभी मीडिया सेंटर हो, हम भी कोई ऊंचाइयों को छुएं। आज बड़ा हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी खुशी बात इतनी ज़बरदस्त है कि देखिए आज आर्य संदेश टीवी जो आर्य समाज का एक चैनल है, प्रसिद्ध चैनल है, आज उसके ऊपर मुझे अपने विचार रखने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय है। दूसरी बात, आज जो 50 वर्ष दिल्ली आर्य सभा को सफल कार्य करते हुए पूर्ण हुए हैं, मैं उन सभी महानुभावों का, उन सभी क्रांतिकारियों का, मैं क्रांतिकारी शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ थी जब धन का अभाव था, अनेकों ऐसी परेशानियाँ थी, उसके बावजूद भी उन हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिन मेहनत से इसका जब स्थापना की होगी दिल्ली आर्य सभा की, उन्होंने सोचा होगा, उनके विचार होंगे कि आगे जाकर हमारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और आज 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं उन सभी महानुभावों को नमन करता हूँ जिन्होंने इसकी स्थापना की, और जो आज हमारे बीच में होंगे उन्हें भी नमन, जो आज स्वर्ग सुधार गए हैं उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप आर्य समाज से कैसे जुड़े? हरप्रीत जी, जब मैं 8 वर्ष की आयु का था, तब 8 वर्ष की आयु के बच्चे को ज़्यादा अनुभव नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे माता पिता जी जो है पुराने आर्य समाजी थे। जब मेरे दादाजी भी आर्य समाजी थे, जब पाकिस्तान से हम आए तो निरंतर हमारे घर में यज्ञ होता था। 8 वर्ष की आयु में जब हमारे पिताजी ने आर्य समाज सुदर्शन पार्क के अंदर, जब स्थायी आर्य समाज नहीं थी, हमें अपनी उंगली पकड़कर हमारी माता जी पिताजी हमें ले जाया करते थे। तो सिंपल एक ग्राउंड सा होता था, ना 4 दीवारी थी ना बाउंड्री थी, लेकिन बस ये था कि यहाँ पर हमने आर्य समाज को बनाना है, स्थापना करनी है। 8 वर्ष की आयु में जब बच्चे को पूरा ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन खुशी थी हमें जाना है। प्रतिदिन हम जाते थे जी वहाँ पर निरंतर। रविवार को तो हमने 100% जाना ही जाना है। वहाँ पर जाना जब हमने शुरू किया, काफ़ी बच्चे जो हमारे 8 वर्ष 10 वर्ष की आयु के बच्चे थे, तो अच्छा लगा। वहाँ जाकर संध्या करना शुरू किया हमने, वहाँ पर बैठे सब काम किया हमने वहाँ पर। तो दिल में एक तमन्ना थी कि अब यहाँ पर हम आर्य समाज की स्थापना करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ा, काफिला बढ़ता गया, हमने उसके उपरांत जो हमारे पिताजी, जो हमारे जो मित्र थे हमारे पिताजी के, जो आर्य समाज के और अन्य मेंबर थे, जो महानुभाव थे, उन्होंने वहाँ पर आर्य समाज का निर्माण किया जी वहाँ पर। और हमें खुशी है कि हमारे माता पिताजी हमें अच्छे स्थान पर लेकर गए। ऋषि देव दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए जो उन्होंने हमारे अंदर बीज बोए, देखिए आज यही उन्हीं का फलस्वरूप है जो आज मैं इतने बड़े चैनल के ऊपर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आर्य संदेश टीवी, आपके साथ बैठकर 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। तो ये देन महर्षि सरस्वती की तो है ही है, हमारे माता पिता की भी है कि वो जो हमें अच्छी जगह पर लेके आए। जी, परिवार से मिले ये आपको संस्कार, ये जो जीवन मूल्य है, इसके साथ ही आपको कोई विशेष पुस्तक, कोई घटना आपको प्रेरित कर गई उस समय की?
उसमें हरप्रीत जी ऐसा है, जब हमने देखा, जब बच्चे जब खेलते थे ना जी आपस में, जी तो हमें ऐसा लगा भी हमें कुछ और करना चाहिए भी। बाकी बच्चे तो कोई इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, लेकिन हम जो सब अच्छे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लगता था काम। प्रेरणा यही मिली लोगों को देखकर कि जब वहाँ जाते थे तो एक घटना से घटना देखिए आप, छोटी घटना छोटी सी है लेकिन परिवर्तन जीवन में कैसे आता है परिवर्तन। अब पिताजी हैं, अब हम वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, एक बुजुर्ग माता जी आती हैं मान लीजिए, वो बोलती हैं पिताजी को कि बेटा मुझे जो है ना ये जो डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, मुझे वहाँ तक जाना है, मैं चल नहीं पा रही। तो पिताजी का वहाँ पर तुरंत क्या एकदम अनुभव देखा मैंने कि साइकिल, उसमें साइकिल चला करती थी उस समय, परिस्थितियाँ ऐसी थी, कार तो बहुत मुश्किल की बात थी किसी पर कार होना। वो साइकिल पे उस बूढ़ी महिला को बिठाकर डिस्पेंसरी तक छोड़ के आते थे, तो मन में एकदम परिवर्तन आया, देखो हमारे पिताजी अगर ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छे काम करने चाहिए। ऐसी कई घटनाएं जो हमारे जीवन में बीती जी। जी, इसके बाद आपने सोचा कि जीवन में अब कुछ बदलाव जो है वो ज़रूरी है और वो समाज के लिए कुछ करना होगा अब। समाज के लिए करना होगा जी। और अगर हम बात करें आपके आपने बहुत सारे, अगर आर्य समाज से अब जुड़े हैं तो बहुत सारे आदर्श आपके रहे होंगे उस समय, आपने पढ़ा होगा विद्वानों के बारे में या महापुरुषों के बारे में, तो कौन से ज़्यादा आपको लगा जिससे प्रेरणा मिली हो? देखिए उसमें जो है जैसे हमारी आयु बढ़ती गई, मैं कहूँ जी मैंने 8 साल के अंदर ही मैंने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। 8 वर्ष की आयु के बाद बंदा बढ़ता गया, चलता गया, 12-15 साल का कुछ अनुभव ग्रहण किया। जब भी हम जाते थे वहाँ पर दादाजी पिताजी जो हमारे जब संचालन करते थे, वो क्रांतिकारियों की जो है ना जी बातें सुनाया करते थे। शहीद भगत सिंह जी की, भाई वो आर्य समाजी थे, शहीद भगत सिंह जी जो हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन क्रांतिकारियों की, रानी झांसी की रानी की बातें हों, वो सारी जो पुरानी बातें जो अच्छी थी हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जो सारी बातें उन्होंने बताई हमें, हमने जीवन में उतारी। और आप देखिए मेरी किसी भी स्पीच में, जब भी मैं कहीं स्पीच देता हूँ आज तक की जो आयु मेरी आयु में, तो मेरी स्पीच क्रांतिकारी स्पीच रहती है। मेरा मकसद ये है कि आर्य समाज से जो प्रेरित अनेकों क्रांतिकारी, जहाँ तक मैं कहूँगा स्वाधीनता के लिए 90% क्रांतिकारी अगर हैं वो आर्य समाज से प्रेरित थे, किसी और ने नहीं जगाया। आर्य समाज के ही माध्यम से, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से ही सारे बड़े हुए और हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, परिस्थितियाँ राजनीति प्रति ऐसी बनी कि उन्होंने काम तो सब कुछ हमने किया, लेकिन हमारे को किसी कारणवश आगे नहीं आने दिया आर्य समाज को। हमारी वैचारिक क्रांति, जो हमारी क्रांति है, उसको हम जन जन तक पहुंचा नहीं पाए। जो अब ये पुराना समय और अब जो आगे का समय बढ़ता हुआ आगे की आ रहा है, आज जो हम देखिए टीवी चैनल के माध्यम से आपके जन जन तक इस बात को पहुंचाने जा रहे हैं कि ऋषि देवदान जी ने क्या, जो मेरी बचपन की पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आज वो क्रांतिकारी हमने वहीं से सीखा है जी। हमने तो जीवन में सब कुछ उन्हीं से सीखा है, महर्षि दयानंद के विचारों से सीखा है सब कुछ। तो राकेश जी, बिल्कुल ये जो बातें हैं ये हमें एक कहते हैं ना शिक्षा दे जाती है, एक सीख दे जाती है। तो इस सीख से मैं जानना चाहूँगी आपने अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन आपने किया, अपने जीवन में क्या सीखा आपने इससे और क्या बदलाव आया आर्य समाज से जुड़कर आपके में? जीवन में तो बहुत, देखिए बहुत बदलाव आया जब वहाँ पर हमने संध्या करना सीखा। हमने बचपन में तो आज तक संध्या करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं, और जो मुख्य उद्देश्य है हमारा आर्य समाज का, किसी के दिल को नहीं दुखाना, किसी को दर्द नहीं देना, ऐसे ही मैंने अपने जीवन के अंदर सभी ये जो पॉइंट हैं अपने धरातल पे उतार रहा हूँ। जहाँ भी जैसे मैंने पिताजी से अपने सीखा कि कोई मान लो निर्धन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसे के अभाव से शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकता, मान लीजिए उसको पुस्तक की आवश्यकता है, मान लीजिए उसने कोई फॉर्म भरना है, किसी स्कॉलरशिप का भरना है, उसको 1000-2000 की आवश्यकता है, या कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति है तो उसकी सेवा करनी है। खाली ऐसा नहीं, कथनी करनी एक होनी चाहिए। जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाए। 2 शब्द 2 पंक्तियों में बताता हूँ, उसकी सरल भाषा बताता हूँ। जैसे देखिए एक गीत बड़ा प्रसिद्ध गीत था, बंदा वो क्या बंदा जिसको बंदे की पहचान नहीं, कहता कुछ और करता कुछ हो, वो कोई इंसान नहीं, वो कोई इंसान नहीं। हम सभी मनुष्य हैं। बस मैं तो बहुत ही परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता के चरणों में कि जिन्होंने आर्य समाज में जो मुझे लेके आए, और आज जो मेरी कथनी करनी में एक रूपता है, वो सब माता पिता की वजह से भी
और ऋषि देव दयानंद के वैदिक विचारों को अपने जीवन में जो उतारा है, उसी के कारण ऐसा परिवर्तन आया है। इस हर समय यही लगता है कि जो असहाय लोग हैं, जितना मेरा समर्थ है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कहूँ जी मैं बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ या करना ही नहीं, जो मेरा समर्थ है उस हिसाब से मैं चाहता भी हूँ और करता भी हूँ, ताकि जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है ऐसा है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। राकेश जी, आपने अभी माता पिता की बात करी तो आपने बताया कि संध्या करते थे तब आप देखते थे। हाँ जी। कोई ऐसी घटना आपके मन में जो गहरी छाप उस वक्त छोड़ गई हो, जो आपको लगा कि माता पिता ऐसे कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, आगे बढ़ के बड़े होकर ऐसे ही बनना है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जैसे पिताजी का स्वभाव था, पिताजी एक क्रांतिकारी थे जी। अहम भूमिका ये थी पिताजी की कि उनकी विशेषता थी कि वो हर व्यक्ति को आदर सम्मान से देखा करते थे। वो मान लीजिए सनातन धर्म मंदिर सभा का कोई प्रधान है, वाल्मीकि समाज का प्रधान है, या कोई वहाँ का महानुभाव कोई प्रतिष्ठित सदस्य है, या गुरुद्वारा सिंह सभा का कोई प्रधान जी हमारे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा एकजुटता पैदा कर रखी थी। एक ही मंच के ऊपर आर्य समाज, सुदर्शन पार्क, ज्वाला माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, गुरुद्वारा सिंह सभा, रविदास मंदिर, कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था नहीं थी जो पिताजी के पास आर्य समाज के वैदिक मंच पर आकर ना बैठी हो। उनका लक्ष्य एक ही था, हम सब एक हैं, हम मानने वाले परमात्मा को एक हैं, सभी को एक साथ जोड़ना, उनको बिठाना, उनको आदर सम्मान देना। कोई ऐसी घटना कोई आपने देखी हो और आपको भी लगा हो कि ये कैसे, ये भी हो सकता है? आज हमारे क्षेत्र में अगर आप आएंगे, इस दर्शन पार्क के अंदर आएंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे देख के इस बात को कि सनातन धर्म मंदिर का प्रधान या मंत्री जो मूर्ति पूजा भी करता है, राम को भी मानता है, लेकिन सबसे पहले वो सनातन मंदिर जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल सामने है, सबसे पहले प्रातःकालीन अमृत वेला में वहाँ भी यज्ञ होता है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं, जिन एरिया का नाम ले रहे राकेश जी वो पश्चिमी दिल्ली के पश्चिमी हैं। दिल्ली के जी। जी। तो आप देखिए ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है कि जो मूर्ति पूजा करता हो, सब काम करता हो, उसको इतना बड़ा परिवर्तन लाना जीवन के उनके अंदर। जो अक्सर लोग कहते हैं जी आर्य समाजी बाहर से आए, आर्य समाज राम को मानता नहीं है, मूर्ति पूजा खंडन करता है, हमारे विरोध में रहते हैं, लेकिन उनको कैसे पिताजी ने कन्वर्ट किया, ये बहुत बड़ी घटना है जी। आप देखिए ना कि सनातन धर्म का मंदिर वो हो, अच्छा गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान जी हमारे हैं, सिख समुदाय से हैं जी, वो भी कहते हैं जी आर्य जी हमारे घर में आओ, यज्ञ करो जी आप। जो वो अपने ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, वाणी का, हम भी जाते हैं उनके गुरुद्वारों में, चीज करते हैं, झुकाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज हमारे बहुत ही संत महात्मा है। तो हमने सबको समन्वय बनाकर एकजुटता का परिचय देते हुए राष्ट्र को जोड़ने का, देखिए एक माला में पिरोने का काम किया पिताजी ने। मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर सभी एज इट इज, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पिताजी जो कुछ मैंने सीखा 8 वर्ष की आयु से, लगातार आज मेरी आयु 58 वर्ष की हो गई है, लगातार निरंतर सेवा में मैं भी इसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूँ। वैसे तो दायित्व जो मुझे मिला है दिल्ली सभा से, वह यह मिला है कि मैं वर्ग अधिकारी हूँ। वर्ग अधिकारी का मतलब होता है जो दिल्ली की समस्त 250 आर्य समाज हैं जी, उनका, आर्य समाजों का सुख का साथ, दुख का साथ, उन्हें कोई परेशानी है, मैं दिल्ली सभा से कोऑर्डिनेट कर एज ए कोऑर्डिनेटर उनका समन्वय करूँ। बहुत खूब। साथ साथ समाज में जो जो अन्य विभिन्न संस्थाएं हैं उनको भी जोड़ूं साथ में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से सबको ओतप्रोत कराने का प्रयास करूं, सबको जोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि आर्य समाज का लक्ष्य एक ही है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। हमारा लक्ष्य है कि हमने देशभक्त तो हम हैं ही हैं, इसमें निस्संदेह कोई संदेह ही नहीं है। हमने गुरुकुल के माध्यम से वहाँ शिक्षा देकर ये बच्चों को बताना है कि हम देश को, राष्ट्र को हम जो है राष्ट्रवादी बना भी रहे हैं और देशभक्त पैदा भी कर रहे हैं। जी राकेश जी, आपने जैसे बताया पिताजी ने या उस पीढ़ी में जो एक कहते हैं ना कि एक नींव रख दी, जिसमें बताया कि आर्य समाज क्या है। जनता को ये बताना ज़रूरी था लोगों को कि आर्य समाज है क्या और वैदिक धर्म पर क्यों चलना चाहिए। तो आपने अब आपके सामने जो फील्ड में कहते हैं कार्य है, वो आपको नींव बनी हुई मिली है, आपको अब उसके ऊपर उठकर और सिद्धांतों को आगे ले जाना होगा। तो किस तरह से आप प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं? हरप्रीत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि नींव तो हमें बनी बनाई मिली, हम तो माता पिता ने जो कार्य किया उसका फल खा रहे हैं। मेहनत तो उन्होंने की सारी, क्षेत्र के अंदर हो। मैं पीछे के थोड़ा घटना पीछे ले जाता हूँ, मैं बताना भूल गया जो आपने क्वेश्चन किया था। हाँ आपने जी, हाँ जी।
1985 की घटना है। जी अब सोचिए कि 1985 के अंदर कितनी ठंड, तड़पती ठंड होती है। प्रातः काल की अमृत वेला में सुबह सुबह 4 बजे पिताजी, जो मैंने बताया था, जो हमारी प्लेन ग्राउंड था जहाँ छोटी सी 4 दीवारी बनाई है, हम रविवार का दिन था, तो पिताजी 4 बजे वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पर आर्य समाज के आसपास जितने पड़ोस में जी बल्ब की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। बल्ब की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी तो बल्ब के कांच लोग व्यापारी तोड़ के फेंक जाते थे, उसका जो एलिमेंट्स है वो निकाल के बेच देते थे कॉपर का, कि कांच गिराता था जी। उसमें परिस्थितियाँ, देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, उसमें परिस्थितियाँ इतनी मजबूर थे हम कि धन का बड़ा अभाव था हम लोगों के पास। झाड़ू के लिए भी ऐसा करना पड़ता था कई बार कि जो वृक्ष की डंडियाँ होती है ना जी, उसको इतना बड़ा झाड़ू बना लिया ताकि उससे हम सफाई कर सकें। 1984 के अंदर पिताजी ठंड के अंदर 4 बजे वो झाड़ू से वो जगह साफ कर रहे थे, तो एक हमारे महानुभाव आए हुए थे अमेरिका से, मिस्टर तनेजा। उन्होंने कोट ओवरकोट सब कुछ डाला था इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर। तो जब वो दक्षिण भारत में आए अमेरिका से, उनके परिवार के लोग रह रहे थे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जब वहाँ से निकले तो वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आई, जैसे झाड़ू मारते हैं, मान लीजिए कोई जहाँ गंद ज़्यादा हो तो एकदम आवाज़ सी आती है, कुछ हटा रहा बंदा। तो उस महानुभाव ने अपने मित्र से पूछा, जो तनेजा जी से, कि यार ये कौन सा व्यक्ति है ठंड, कितनी कड़ाके की ठंड में, जिसने पूरा पजामा भी डाला हुआ और बुनैन में ये झाड़ू लगा रहा है, कौन सा महानुभाव है ये? तो उसने कहा भाई ये दीवाना है आर्य समाज का, कि वो पिताजी को जानते थे। बोले दीवाना है आर्य समाज का भाई, जो ये यहाँ पर ये जिसलिए जगह साफ कर रहा है ताकि जो प्रातःकालीन 7 बजे जल शुरू होगा, कोई माताएं बहन आएंगी, किसी को कांच का टुकड़ा ना चुभ जाए, तो उसको इसलिए वो इस पथ को साफ कर रहे हैं। 1984 के अंदर कड़कती ठंड के अंदर, आपने जैसे बताया कि नींव तो उन्होंने बना दी, हमारे को सब कुछ बना के तैयार करके दे दिया। अब तो सिर्फ हमने उनके विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाना है। अपने जब दिल्ली सभा की जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं सारी, तो आप जैसे कह रहे हो कि आप वर्क प्रतिनिधि हो, तो आपको बहुत सारी दुख सुख आप सबके देखते हो, सब मैनेज करते हो। तो अभी जो चुनौतियां आती हैं वो किस तरीके की आती है? आर्य समाज जब जाता है ग्राउंड पर काम करने तो वो चुनौतियां किस तरीके की होती हैं? कोई एक किस्सा या आप कुछ घटना कुछ बताना देखिए, चुनौतियां तो पहले की बात करें तो चुनौतियां अलग थी जी, उनको भूल जाते हैं। अब जो चुनौतियां वो अलग प्रकार की चुनौतियां, सेम नहीं है, चुनौतियां अलग है जी। ऋषि देव दयानंद जी ने जब प्रचार किया, कितने निर्भीक, कितने ताकतवर थे, समझ नहीं आती। जब इतने निर्भीक ताकतवर थे, जब उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन करने के बाद सबको संभाला, कैसे संभाला होगा? आज तो हम थोड़ी सी कोई बात छेड़ते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई सत्य बोलना चाहता है, कोई घटना सत्य की बात करना चाहता है, तो सत्य इतना लोगों को जल्दी स्वीकार नहीं होता। ये तो इतिहास गवाह है कि सत्य कभी स्वीकार हुआ ही नहीं है। वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे आर्य समाज के जो हमारे जो प्रचारक है ना जी। जब प्रचारक ठोस और सरल सबूत के साथ बात करता है, भाई आप जो है अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, इसको मत कीजिए, आप ये पंडितों के चक्कर में मत पड़िए, ये टेवा पेवा ये वो जो भी है ऐसे मत जाइए, आप सरल है, आप जज कीजिए, जज के माध्यम से अपने मन को साफ रखिए, संतुष्ट रखिए, अच्छे काम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, किसी को दर्द मत दीजिए, आपका यज पूर्ण हो गया। राकेश जी, आपने जैसे बात करी ये अंधविश्वास वगैरह, आपको नहीं लगता ये अंधविश्वास पाखंड जो है वो हर एक वर्ष के साथ एक नए रूप में, एक पल में एक नए रूप में ही आता जा रहा है और चुनौती बनता जा रहा है? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है जी। ये अभी भी अंधविश्वास चल रहा है। ऐसे अनेकों, देखो जिसकी दुकान बंद होगी, आर्य समाज का लक्ष्य है कि जन जन तक अपने विचार पैदा करना, बताना और लोगों को जागरूक करना। हम जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं जी। जितने संत, जितने जो मठ चला रहे हैं, जो मठ नदीश हैं, तो वो तो हमारा विरोध करेंगे जी, कोई बात नहीं, हमें परवाह नहीं है, करने दीजिए आप। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आर्य समाज के साथ अगर आप नहीं जुड़े होते तो आपके जीवन की दिशा कुछ और होती, तो वो क्या होती? या फिर ये कहिए कि अब ये तो सोचना भी, तो ये प्रश्न तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचकर भी हमें डर लगता है। अगर हम आर्य समाज के ना जुड़े होते तो जिस प्रकार आज मैं हालात देख रहा हूँ, लोगों के नशे के अंदर जी रहे हैं, अनेकों कुर्तियों के अंदर जी रहे हैं, बुराइयों के जी रहे हैं। नशा तो अलग चीज़ अलग ही है, और भी ऐसी कुछ कुर्तियाँ हैं जो मायके और बात हम नहीं कर सकते, उन सब से हम बचे हुए हैं बहुत। ये ईश्वर की इतनी धन्यवाद है। सबसे पहले तो धन्यवाद करें माता पिता का, जो हमारे को लेके गए आर्य समाज में और इन कुर्तियों से हमें उन्होंने बचाया, और आज हम ईश्वर की कृपा से जन जन तक सेवा कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमें सुन रही है, देख रही है, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश? मैं जो हमारी पीढ़ी है आगे आने वाली,
मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप आर्य समाज से जुड़ें। आर्य समाज वो धार्मिक संस्था है, वो वैचारिक क्रांति है जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगी। आपका जो पथ है बिल्कुल सरल बना देगी। आप नित्य प्रतिदिन संध्या कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, यज्ञ कीजिए, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, उत्पन्न होंगे, आपका मन प्रबल होगा, आपके हर विचार दृढ़ होंगे। आप सभी, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे बच्चों से, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। हाँ, हम सबकी देखो, हमारी जो पीढ़ी है लगभग सबकी आयु 60 वर्ष 70 वर्ष होने वाली है। अब आप एक यंग पर्सनैलिटी बनकर, प्रचारक बनकर आप भी एक निश्चय कीजिए। हमारे पिता की धरोहर जो है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी को आप आगे बढ़ाते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, आपका धर्म बनता है कि आप इस वैचारिक क्रांति को, जो क्रांति है आर्य समाज की, इसको भी, इसकी लोह को आपने आगे लेके जाना है। यही मेरा संदेश आज की इस युवा पीढ़ी को है, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बच्चों पर, वो हमारे से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। राकेश जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के जो 50 वर्ष स्थापना के इस शुभ अवसर पर मैं एक तो आपको बधाई देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ कैसे जुड़े थे। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा साथ जो है जी, जब हम बचपन में थे तो पिताजी, एक बार फंक्शन हुआ था इसमें रामलीला ग्राउंड के अंदर, लाल किले के सामने। तो वहाँ पर जब मैंने अपने पिताजी को बोला जी मुझे गीत गाना है, तो उस समय मंच को छूना बड़ा मुश्किल था। जो भी हमारे उसमें जो थे, हमारे जितने भी महानुभाव थे, MDH मास्टर धर्मपाल जी को मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, नमन करता हूँ। उस समय वो मंच पर थे, वो प्रधान थे दिल्ली आर्य सभा के। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने गीत गाना है, तो पिताजी ने कहा भी बहुत बड़ा मंच है बेटे, आपके लिए ये संभव नहीं है। मैं रोने लग, जिद पकड़ ली बचपन में मैंने। तो पिताजी ने बात की मास्टर जी से, तो मास्टर जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है क्यों नहीं गाएगा, बिल्कुल गाएगा जी। जी राकेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कार्यक्रम में आने के लिए, और मैं चाहूँगी कि समापन जो है वो आप इस गीत के साथ ही कर दीजिए जो आपने उस वक्त गाया था। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां बोल देता हूँ जो मैंने उस समय गीत गाया था। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सभी को इस 50वीं वर्षगांठ के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं, सभी आर्यजनों को, महानुभावों को।